15 दिनों की समस्त औपचारिकताएं और धार्मिक क्रियाकलाप पूरे कर केशव आज पत्नी सुमन और बेटे मयंक के संग अपने शहर लौट गए थे। उनके शहर जाते ही बाहर से आए सभी नाते रिश्तेदार भी अपने अपने घर लौट गए थे। सुने घर का कोना कोना बाबूजी की यादों और बातों को प्रतिध्वनित कर रहा था। थक हार कर मैं बालकनी में रखी उनके प्रिय आराम कुर्सी पर जाकर पसर गई। बंद आंखों में रह रहकर बाबूजी की यादों के साथ साथ केशव की स्मृतियां भी उभर आती। इन 15 दिनों में जिस केशव को मैंने देखा, कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि वे अपनी याददाश्त खो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी याददाश्त लौट आई है। एकाएक गरम शॉल के स्पर्श ने मुझे चौंका दिया। आंखें खोलकर देखा, रोहित सामने खड़े थे। इतनी ठंड में खुले में बैठी हो, बीमार पड़ जाओगी। आओ अंदर चलते हैं, तुम्हें बाबूजी की एक अमानत भी सौंपनी है। रोहित की अंतिम वाक्य से मेरी आंखों में एक प्रश्न चिन्ह उभर आया, लेकिन कुछ पूछने की बजाय मैं उनके साथ अंदर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। रोहित ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया तो दिल अचानक भर आया। कितना ख्याल है रोहित को मेरा। बाबूजी की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर मैं उनकी तस्वीर को निहारने लगी तो तस्वीर से जुड़े यादों के पन्ने स्वतः ही फड़फड़ा उठे। वर्षों पूर्व केशव की दुल्हन के रूप में इस घर में कदम रखा था, तब पहली बार अपने सिर पर बाबूजी के स्नेहिल हाथ का स्पर्श पाकर मन एक आत्मीय गर्माहट से भर गया था। आज उनकी तस्वीर पर हाथ फिराते हुए मन वही आत्मीय गर्माहट पाने के लिए व्याकुल हो उठा। बाबूजी का वह स्नेहिल स्पर्श अंत तक मेरे सिर पर बना रहा। माँ बाप के प्यार से वंचित मेरा शुष्क मन उनकी आत्मीयता से लहलहा उठा था। शायद जितनी शिद्दत से मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की कमी महसूस की थी, उतनी ही शिद्दत से बाबूजी ने अपनी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी महसूस की थी। दो रिक्त मन सहजता से एक दूसरे के पूरक बनते चले गए। हमारा आपसी प्यार देखकर कभी कभी केशव भी बाबूजी से शिकायत कर बैठते। क्या बाबूजी, इतना प्यार तो आपने कभी मुझे यानी अपने बेटे को भी नहीं किया। अच्छा, तो तू ऐसे ही बड़ा हो गया। अरे, ममता के जाने के बाद तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है हमने। सलोनी को तो वो भी नहीं मिला। माँ बाप दोनों का साया दुर्घटना में एक साथ ही उठ गया। फिर भी देख कितनी संस्कारी है। यदि तूने कभी उसका दिल दुखाया तो कान खींच लूँगा तेरे। समझ ही नहीं आता आप मेरे पिता हैं या सलोनी के। केशव झूठा गुस्सा दिखाते तो बाबूजी के साथ साथ मैं भी मुस्कुरा उठती थी। जानती थी बाप बेटे का यह लड़ाई का नाटक मुझे ही खुश करने के लिए है, वरना बाबूजी अपने बेटे को कितना चाहते हैं, उस पर कितना गर्व करते हैं, यह सब जानते हैं। वैसे केशव थे भी गर्व करने योग्य। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले जाबांज देशभक्त पायलट बेटे पर कौन पिता गर्व नहीं करेगा। और फिर जब एक खुफिया अभियान के तहत वही आँख का तारा लापता हो गया, तब उस पिता पर क्या गुजरी होगी, यह कल्पना करना भी बेहद दुखपूर्ण है। 3 दिनों के खोजी अभियान के बाद घने जंगलों से विमान का मलबा ही बरामद हो सका। केशव का कुछ पता न लगा। रो रो कर मेरी आंखों के आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल कतई यह मानने को तैयार नहीं था कि केशव अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे मान लेती? यदि मर गए होते तो उनके शव का कोई तो अवशेष मिलता। एक समय अवधि के बाद सरकार की ओर से खोज अभियान बंद करा दिया गया। उसी दिन शाम अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ा उठी। बाबूजी तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, यह जानकर कि मैं गर्भवती हूँ। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर से
खुश हुआ जाए या परेशान, लेकिन बाबूजी के विचार जानकर मैं दंग रह गई थी। वे चाहते थे मैं अपना गर्भ गिरा लूं ताकि भविष्य में आसानी से दूसरी शादी कर अपना जीवन संवार सकूं। मेरे प्रति उनका दृष्टिकोण अब ससुर का नहीं, एक पिता का हो गया था। एक बेटी के नाते मुझे इनके विचारों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन एक बहू के नज़रिए से मुझे उनका यह प्रस्ताव घृणास्पद लगा। आखिर मेरी जीत हुई। बाबूजी ने अपनी सेवानिवृत्त सुकून भरी जिंदगी त्याग कर एक निजी संस्थान में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली, तो मैंने भी पास ही के स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। बाबूजी अपने दुख को बिसराकर मुझसे नई जिंदगी आरंभ करने का आग्रह करने लगे। उनके अनुसार अब मैं उनकी बहू नहीं, बेटी थी और मेरे आगे के जीवन को सुखपूर्ण बनाना उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मैं उनके इस आग्रह पर तड़प उठती, यह कहकर लड़ने पर उतारू हो जाती कि वे कैसे बाप है जो अपने बेटे को जीते जी मृत मान बैठे हैं। अपने रिश्ते घावों को भूलकर बाबूजी मेरे जख्मों पर मरहम लगाने लगते, अपने बुढ़ापे और मेरी लंबी सुनी जिंदगी की दुहाई देने लगते। हद तो तब हो गई जब वे मुझसे रोहित से शादी करने के लिए दबाव डालने लगे। रोहित केशव का दोस्त था और अक्सर घर आता रहता था। केशव को खोजने में भी उसने हमारी बहुत मदद की थी और अब भी घर बाहर के कई छोटे बड़े काम वह सहर्ष आकर कर देता था। मैंने यह कहकर बाबूजी के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया कि जब तक मेरे दिल में केशव की लौटने की आस है, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती और केशव के लौटने की आस मेरे मरने पर ही खत्म होगी। बाबूजी उस दिन एकदम टूट गए थे। एक बार की तो मुझे भी अपनी साफ गोई पर बहुत अफसोस हुआ था। यह डायरी बाबूजी ने उनके जाने के बाद तुम्हें देने को कहा था, कहते हुए रोहित ने एक बंद लिफाफा मुझे पकड़ाया तो मेरी चेतना लौटी। डायरी, 24 घंटे साथ रहने वाली बाबूजी भला डायरी कब लिखते थे, कभी पता ही नहीं चला। डायरी में तो अक्सर वे बातें लिखी जाती है जो इंसान रूबरू नहीं कह पाता। तो क्या बाबूजी के दिल में कुछ ऐसा था जो वे मरते दम तक मुझसे नहीं कह पाए? बेचैनी में मैंने लिफाफा फाड़ डाला। मेरी उद्विग्नता रोहित से छुपी नहीं रह सकी। बिट्टू नींद में कुनमुना रहा है, उसे हल्का सा बुखार है। मैं उसके पास बैठता हूँ। तुम इत्मीनान से डायरी पढ़ो। मैं एक बार फिर रोहित की सजनता की कायल हो गई। कैसे यह इंसान मेरे दिल की हर बात समझ जाता है। कब मुझे एकांत चाहिए, कब मुझे उसके कंधे का सहारा चाहिए, कब क्या। पर अभी वक्त इन बातों के बारे में सोचने का नहीं था। मैं भूखी आंखों से डायरी को निगलने लगी। पहली ही पंक्ति ने मुझे भाव विभोर कर दिया। सलोनी बेटी हमारे दिल के सबसे करीब है। उसने बहू बनकर हमारी सेवा की, बेटी बनकर प्यार लुटाया, बहन बनकर अपनत्व दिखाया, तो माँ बनकर हमारी लापरवाहियों के लिए हमें झिड़का भी है। हम भी उसकी ज़िंदगी में यही सब भूमिकाएं निभाना चाहते हैं, लेकिन वह हमें ससुर की भूमिका से ऊपर ही नहीं उठने देती। हम उसे दोबारा सुहागन के रूप में देखकर एक पिता का फर्ज निभाना चाहते हैं। केशव के प्रति उसका प्यार और संवेदना हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है, लेकिन भावनाओं और संवेदनाओं से जिंदगी नहीं चलती। या हम उसे कैसे समझाएं? रोहित बहुत नेक लड़का है, पर वह तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। डायरी क्या थी? एक छोटा मोटा उपन्यास था। ना जाने कब से बाबूजी अपनी संवेदनाओं को इसमें अभिव्यक्ति दे रहे थे। मैं गहरे पश्चाताप से भर उठी। बाबूजी हर सुख दुख में मेरे हमेशा करीब रहे, लेकिन मैंने उन्हें कभी उनकी भावनाओं को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया।
मुझसे अच्छी तो यह निर्जीव डायरी है जो उनके हर सुख दुख की संगी रही है। उत्सुक निगाहें शब्द निगलने लगी। यह जानकर दिल बलियों उछलने लगा कि सलोनी गर्व से है। केशव का अंश उसमें मौजूद है। इस बार ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। सलोनी पहला गर्व सीढ़ियों से गिरकर गवा चुकी है। केशव की यह निशानी हमें अच्छे से सहेजनी होगी। या हम क्या सोचने लगे, कितने स्वार्थी हो गए हम। यदि सलोनी माँ बन गई तो उसकी आगे की जिंदगी पर तो पूर्ण विराम लग जाएगा। कौन अपनाएगा उसे? नहीं नहीं, सलोनी को अपना गर्व गिराना होगा। मेरी आंखें छलछला उठी। विचारों के कितने भयंकर झंझावतों से गुजरे हैं बाबूजी। ऊपर से शांत नजर आने वाला सागर गर्भ में कितनी उथल पुथल समेटे रहता है, अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। धुंधलाती नजरें अब भी पन्नों पर टिकी थी। अजीब बेवकूफ़ लड़की है यह सलोनी भी। जिद ही ठान बैठी है बच्चे को जन्म देने की। ज़्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते हम। कैसी मजबूरी है। केशव, कहाँ हो तुम? यदि कहीं हो तो आकर हमसे मिलते क्यों नहीं? कैसे आकर मिलते बाबूजी? याददाश्त जो खो चुके थे। ओह, कितना तलाशा था हमने केशव को। कोई जरा सा भी संकेत देता तो हम तुरंत चल पड़ते थे। आखिर हमारे प्रयास रंग लाए। एक पत्ते पर केशव मिल गए थे। 6 महीनों बाद देख रही थी अपने केशव को, लेकिन लग रहा था मानो सदियां गुजर गई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था। वही रूप, वही रंग, बस गाल पर एक लंबा चोट का निशान उभर आया था। मैं उम्मीद कर रही थी वे आगे बढ़कर मुझे बाहों में समेट लेंगे, लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए निहायत अजीब अजनबीपन के भाव देख मैं सिहर उठी थी। विजय अपनी याददाश्त खो चुका है। विजय? बाबूजी और मैं चिहुक उठे थे। जब यह कुछ नहीं बता पाया तो हमने इसका नाम विजय रख दिया। आप लोग इतने महीनों तक कहाँ थे? जी, हम तो खोजने का बराबर प्रयास कर रहे थे। कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर आती तो दौड़े चले जाते। पेपर में फोटो भी दिया था। पेपर देखने का वक्त किसे था? हर वक्त तो विजय की तीमारदारी में लगे रहते थे। सप्ताह भर तो बेहोशी में ही रहा। मैंने तो जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी। ये तो सुमन के अथक प्रयास थे जो उसे मौत के मुंह से निकाल पाई। लो, आ गई सुमन, मेरी बेटी और विजय की पत्नी। मुझे लगा मेरा सिर घूम जाएगा और मैं यही बेहोश हो जाऊंगी। बाबूजी ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया था। मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ, पर आप भी मेरी मजबूरी समझिए प्लीज़। सुमन को देखते हुए उसके पिता की आंखों में जो याचना के भाव उभरे, कमोवेश वे ही भाव केशव की नज़रों में देख मैंने और बाबूजी तब और कुछ भी कहना उचित नहीं समझा था। थके कदमों से हम लौट आए थे। बाबूजी उस दिन अचानक बहुत बूढ़े लगने लगे थे। अब तक की संजोई हिम्मत, आशाओं पर क्षण मात्र में तुषारापात हो गया था। देर रात तक वे निःशब्द मेरे पास बैठे रहे थे। वे मूक शब्द आज मेरे सम्मुख डायरी में मुखरित हो उठे थे। समझ नहीं आ रहा हम केशव के जीवित मिलने की खुशियां मनाए या शोक। बेटा जिंदा है सोचकर दिल को राहत तो मिलती है, पर इस स्थिति की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। वे जो करेंगे सबके भले के लिए ही करेंगे। बस सलोनी का ख्याल चैन नहीं लेने देता। हमारी जीवन की लौ तो अब टिमटिमाने लगी है। काश इसके बुझने से पूर्व सलोनी के जीवन को कोई सही साथी मिल जाए। वह किसी का हाथ थाम ले। मेरी आंखें एक बार फिर पनीली हो उठी। विषम में विषम परिस्थिति में भी बाबूजी को मेरे ही हित का ख्याल रहता था। तभी तो एक दिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली थी। हमने रोहित से बात कर ली है, वह तुम्हें इस अवस्था में भी अपनाने को तैयार है। केशव की याददाश्त अब नहीं लौटेगी। हम उसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। इधर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, इसलिए गत 2 बार तो बाबूजी और रोहित ही जाकर केशव से मिलकर आए थे। वैसे भी मुझे अब वहाँ जाने में संकोच होने लगा था। सुमन को शक तो पहले दिन ही हो गया था और हमारे बार बार जाने से उसका शक
यकीन में बदल गया था। मेरे जाते ही वह वहाँ से हट जाती थी। ऐसे में मेरी स्थिति विचित्र हो जाती थी। लगता था पराई अमानत में खयानत कर रही हूँ। अब तो केशव मेरे लिए पराई अमानत ही था। बाबूजी और रोहित के खूब याद दिलाने पर भी केशव सुने में ही ताकते रहे, बल्कि कई बार तो झुंझला उठते थे। मैंने परिस्थितियों से समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। एक सादे समारोह में रोहित से मेरा विवाह संपन्न हो गया था। लेकिन यह क्या, बाबूजी की डायरी तो कुछ और ही सच बयां कर रही थी। उस दिन हम और रोहित केशव को पिछली बातें याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि सीढ़ियों से सुमन नाश्ते की ट्रे लेकर आती दिखी। पिछली मुलाकात में सुमन के पिताजी ने बता दिया था कि सुमन को 2 माह का गर्भ है। तब से हमें सुमन पर भी बहुत बहुत सा प्यार आने लगा है। आखिर उस बेचारी का दोष ही क्या है, पर सलोनी से हम अपनी भावनाएं छुपा गए। आखिर है तो वह उसकी सौत ही। अचानक सुमन का पांव फिसला और वह सीढ़ियों पर लुढ़कने लगी तो हमें सलोनी के गिरने और गर्भपात का दृश्य याद आ गया। हम जोर से चिल्ला उठे, केशव बचाओ उसे, वरना वह भी सलोनी की तरह अपना बच्चा खो बैठेगी। केशव हक्का बक्का कभी हमें तो कभी लुढ़कती सुमन को देखता। उसके चेहरे पर हर सेकंड नए भाव आ रहे थे। अचानक वह जोर से चिल्ला उठा, बाबूजी। तब तक रोहित ने सुमन को संभाल लिया था। हम सब तुरंत उसे लेकर अस्पताल गए। सुमन का ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि सुमन और बच्चे की जान बच गई। इस दौरान केशव बराबर हमारे आसपास बाबूजी बाबूजी करता मंडराता रहा। अब हमें होश आया कि उसे सब कुछ याद आ गया है। वह हमसे लिपट कर बिलख उठा। हम घटनाओं का तारतम्य जोड़कर उसे वस्तु स्थिति समझाने लगे। वह सलोनी से मिलने की जिद करने लगा। तब तक सुमन के पिता भी आ चुके थे। उन्हें देखकर केशव संजत हुआ। सुमन को बाहर लाकर वार्ड में लिटा दिया गया। उसे सकुशल पाकर हम सब के चेहरे खिल उठे। केशव उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। सुमन के पिता के चेहरे पर सुकून भर आया। हम अनजाने ही स्वयं को अपराधी सा महसूस करने लगे। हम एक पिता से उसकी बेटी का सुख, एक पत्नी से उसके पति का सुख, एक अजन्मी संतान से उसके पिता का सुख कैसे छीन सकते हैं। सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य की भांति लग रहा था। कभी कभी फिल्मों जैसे नाटकीय घटनाक्रम असल जिंदगी में भी घट जाते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह उनका नाटकीय अंत करना हम इंसानों के वश में नहीं होता कि नायक नायिका या किसी एक को मार दे या किसी एक को विलेन साबित कर दे। हम हमारी आंखों के आगे चल रहे घटनाक्रम के चारों ही पात्रों की लंबी उम्र की दुआ करते हैं। अपने महान कार्यों के कारण वे असल जिंदगी के नायक नायिका है। रोहित हमें बेटे के समान ही प्रिय लगने लगा है और हम जानते हैं वह सलोनी से बेहद प्यार करने लगा है। सलोनी उसके संग हमेशा सुखी रहेगी। सुमन के प्रति भी हमारे दिल में कोमल भावनाएं जन्म लेने लगी है। उसने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी। सब कुछ जानते हुए भी हमें हमेशा सहयोग किया। उसके और उसके पिता की आंखों में मंडराते आशंका के बादलों का अर्थ, उनका दुख दर्द सब हमें समझ आने लगा है। केशव जो अभी कुछ क्षण पूर्व सलोनी से मिलने को बेताब हो रहा था, अब कितने प्यार से सुमन का सिर सहला रहा है। 2 टुकड़ों में बंटकर क्या वह सुकून की जिंदगी जी पाएगा? हमारी चिंता ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। कल तक हम केशव की याददाश्त चले जाने से दुखी थे और अब लौट आने से दुखी थे। हमारे सामने तराजू के 2 पलड़े थे, एक में केशव और दूसरे में विजय। जितनी बार तौला, विजय का पलड़ा भारी पाया। हम समझ गए केशव का विजय बनकर जीने में ही हम सबका हित है। केशव को अकेले में सब समझाकर हम लौट आए। सीने पर पत्थर रखकर हमने सलोनी से कह दिया कि
केशव की याददाश्त अब कभी नहीं लौटेगी। सलोनी हमारी बेटी, प्लीज हमारे इस झूठ को क्षमा करना। एक लंबे अंतराल तक डायरी में कुछ नहीं लिखा गया था। याद आया मेरी शादी, बिट्टू का जन्म, मयंक का जन्म। बाबूजी बहुत व्यस्त हो गए थे। दो परिवार पूरे बस गए हैं। हालांकि हम बट गए हैं, पर इस बंटने में भी एक सुकून है, सबके साथ न्याय कर पाने का सुकून। पर शायद हम सलोनी के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाए। कहते हैं जो दिल के सबसे करीब होता है, इंसान उसी के साथ थोड़ा अन्याय करने की हिमाकत कर पाता है, इस भरोसे पर कि वह मेरी मजबूरी आसानी से समझकर मुझे माफ़ कर देगा और हमारे दिल के सबसे करीब है हमारी सलोनी बेटी। बाबूजी, मैं तस्वीर के आगे नतमस्तक होकर बिलख उठी। सिर पर एक स्नेहिल स्पर्श से मेरी रुलाई थमी और मैं मुड़कर रोहित के चौड़े सीने में समा गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।